इत्र कारोबारी के घर से निकला रुपया, सोना और चांदी। जैन हो या काला धन जुटाने वाले अन्य लोग इनकी लालच में सोना चांदी कैसे शामिल हो जाते हैं, जबकि वे लीगल टेंडर हैं ही नहीं, यानी उन्हें मुद्रा या करेंसी नहीं माना जाता। भारतीयों के धन संस्कारों में सोना चांदी के स्थायी तौर पर शामिल होते जाने का किस्सा अनोखा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दशकों तक यह तय नहीं कर पाई कि भारत में दरअसल लीगल टेंडर चांदी सोना हो या कागज के नोट। बरतानवी हुकूमत के मातहत भारत दुनिया के उन गिने चुने मुल्कों में था जहां कई तरह की मुद्राओं का प्रयोग दशकों तक जारी रहा। बात 1806 की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में यूनिफॉर्म करेंसी यानी सबके लिए मान्य मुद्रा का आदेश जारी किया था। यह करेंसी अमल में आई 1835 में, जब पहली बार चांदी का आधिकारिक रुपया जारी हुआ, जो पहला लीगल टेंडर था। इससे पहले मद्रास और मुंबई के इलाकों में चांदी के सिक्के चलते जरूर थे, लेकिन टकसालें भारत में पहली बार इसके बाद ही बनी और सिल्वर स्टैंडर्ड शुरू हुआ। भारत की धन स्मृतियों में सोने चांदी के सिक्कों को धन का प्रतीक मानने की परंपरा तो पहले से ही थी, लेकिन ब्रितानी शासन में यह और मजबूत हो गई। आज भी दिवाली पूजा में नोट नहीं, चांदी सोने के सिक्के पूजे जाते हैं जो लीगल टेंडर नहीं है। 1835 में सोने के सिक्के बनाने की छूट थी, लेकिन वह कानूनी मुद्रा नहीं थे। उनका इस्तेमाल सिर्फ कंपनी के खजाने में टैक्स जमा करने के लिए होता था। उस दौर में सोने की एक मोहर चांदी के 15 रुपयों के बराबर होती थी। सोने की मुद्रा जारी करने की मांग लंबे समय तक उठती रही, लेकिन इस बीच 1860 में आ गया पेपर करेंसी का कानून, यानी शुरू हो गया कागज के नोट का प्रचलन। इसे लाए थे जेम्स विल्सन, जो भारतीय बजट के पितामह थे। पेपर करेंसी के बदले भारत में बनाया गया एक रिजर्व, जिसमें सोना भी रखा गया और चांदी भी। 100 कागजी रुपए के बदले 25% सोना चांदी का रिजर्व बनाया गया था तब। यानी सोना कानूनी मुद्रा नहीं था, लेकिन कागजी मुद्रा के स्टैंडर्ड का हिस्सा जरूर था। फिर आया 19वीं सदी का आखिरी चरण। सफेद धातु यानी चांदी का उत्पादन बढ़ा, सोने का उत्पादन कम हुआ और फिर अगले 20 साल तक चांदी की कीमतें लगातार टूटती रहीं। अमेरिका में चांदी के सिक्कों का प्रचलन बड़े पैमाने पर था। उस वक्त की अमेरिकी सरकार ने चांदी की साख बनाए रखने की भरसक कोशिश की। उसने लैटिन अमेरिकी देशों में बाईमेटलिज्म की इजाजत दी, यानी रिजर्व में दो धातुओं को एक साथ इस्तेमाल करने की छूट। चांदी और सोना दोनों रिजर्व का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन चांदी की किस्मत डूबी तो फिर दोबारा नहीं लौटी। 1892 में भारत में टकसालें बंद कर दी गईं। आम लोगों के इस्तेमाल के लिए चांदी के सिक्कों का उत्पादन पूरी तरह खत्म कर दिया गया। हालांकि तब भी सरकारों के पास चांदी व सोने के सिक्के ढालने का अधिकार बना रहा, यानी सोना या चांदी कभी भी मुद्रा के तौर पर डिमोनेटाइज नहीं हुआ। आपको लग रहा होगा कि कैसी मुद्रा व्यवस्था थी, अनोखी थी साहब। यकीन ना आए तो ऑस्टिन चैम्बरलिन की रिपोर्ट देखिए, जो 1909 में बने कमीशन ऑन इंडिया फाइनेंस एंड करेंसी के प्रमुख थे। इन्हीं ऑस्टिन चैम्बरलिन के चचेरे भाई थे नेवल चैम्बरलिन, जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेवल चैम्बरलिन हिटलर के साथ समझौते में असफल रहे। नाजी नौसेना की पनडुब्बियां, जो कि क्रिग्स मैरीन का हिस्सा थी, उन्होंने ब्रिटेन के जहाज एसएस एथेनिया को डुबो दिया। जहाज पर नागरिक सवार थे, करीब 112 जानें गईं और इसे वार क्राइम माना गया। यहां से दूसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा बज गया और इसके साथ डूब गया नेवल चैम्बरलिन का भविष्य भी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर सर विंस्टन चर्चिल नेवल चैम्बरलिन के उत्तराधिकारी थे। तो किस्सा कोताह कि ऑस्टिन चैम्बरलिन का कमीशन तत्कालीन मुद्रा व्यवस्था पर हतप्रभ था। मशहूर अर्थविद जॉन मेनार्ड केन्ज भी इस कमीशन के सदस्य थे और इस कमीशन ने भारत की मुद्रा व्यवस्था के बारे में कहा था कि भारत में मुद्राओं के इतने प्रयोग हमेशा से चलते रहे हैं कि यहाँ की सरकारों को ये पता ही नहीं है कि वे करना क्या चाहती हैं। तो साहब, बात बरतानवी राज की हो या स्वराज की, चलता भले ही कागज का रुपया हो, लेकिन भारत के लिए सोना चांदी हमेशा करेंसी जैसे ही रहे हैं। तो क्या अचरज कि काले धन के कुबेरों के खजाने से सोना चांदी भी निकलते हैं। आप देखते रहिए मनी 9 और ऐसे ही किस्सों के लिए बने रहिए हमारे साथ।